जय हिंद जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस नूरपुर पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का बहुत शानदार सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो हमने कल जो पढ़ा था वो 8वीं अनुसूची और राजभाषा के बारे में पढ़ा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, कल से ये सेशन जो है सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे नहीं। कल से हम इस क्लास को जो है 8 बजे स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में। तो ध्यान रखना, कल से ये सेशन जो स्टार्ट होगा वो 8 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे स्टार्ट नहीं होगा। तो कल हमने पढ़ा 8वीं अनुसूची और राजभाषा के बारे में, और हमने बहुत विस्तार के साथ पढ़ा और वो सभी क्वेश्चंस कवर करे जो आपके एग्जाम में आते हैं। आज अपन फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान का संशोधन और संविधान में अभी तक हुए प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, इससे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आपसे कोई भी संशोधन जो भी अधिनियम है उसके बारे में पूछ लेगा। 73 में कई बार पूछा है, 52 में कई बार पूछा है, 61 में पूछा है। तो ऐसे बहुत से संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आज की क्लास में अपन संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और अभी तक संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उन सब की चर्चा जो है वो यहां पर अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। तो सभी बच्चे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बहुत बच्चों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो जो है पहुंच पाए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना सेशन है संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन। और आप ये देखते हैं कि संविधान के संशोधन से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चाहे आप एसएससी जीडी का पेपर देने जाएं तब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, यूपी पुलिस का देने जाएं तब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, यूपीएसआई का देने जाएं तब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, एसएससी सीजीएल सीपीओ स्टेनो देने जाएं तब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आरओ एआरओ देने जाएं तब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, लोअर पीसीएस पीसीएस देने जाएं तब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे यूपीएससी का एग्जाम देने जाएं तब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से अपन इसको समझेंगे। तो संविधान का संशोधन। तो पहली बात मेरे बच्चों ये है कि संविधान का संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में कोई भी चीज, कोई भी इसमें प्रोविजन तभी जोड़ा जा सकता है जब इसका संशोधन किया जाए। अर्थात संविधान में संशोधन करके ही कुछ इसमें जोड़ा जा सकता है और संविधान में संशोधन करके ही इसमें से कुछ हटाया जा सकता है। बिना संविधान के संशोधन के आप इसमें कुछ ना तो जोड़ सकते हो और बिना संविधान संशोधन के आप ना इसमें से कुछ हटा सकते हो। तो यदि आपको संविधान में कुछ जोड़ना है तो आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। अगर हम संविधान के संशोधन की बात करें तो पहली बात है कि संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है वो संविधान का भाग है 20। वो संविधान का भाग है 20 और संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो जब भी आपसे पूछे कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संविधान के कौन से भाग में दी गई है तो ये भाग 20 में दी गई है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है तो इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों सम्मिलित किया गया है। तो संविधान का संशोधन संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अगर हम बात करेंगे प्रेरित कौन से देश के संविधान से है, मतलब कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर हमने इसे अपने संविधान में सम्मिलित किया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर हमने जो है इसे अपने देश के संविधान में सम्मिलित किया है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में है तो मेरे प्यारे बच्चों भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 के तहत ये दी गई है। और हमने इसे ग्रहण कहां से किया है तो हमने इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वो ग्रहण किया है। अब दूसरी बात यह है कि क्या पूरे संविधान को बदला जा सकता है या संविधान के केवल कुछ भागों को ही बदला जा सकता है। तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आपको याद करना होगा। केशवानंद भारती बनाम
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन नहीं हो सकता मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। आप संविधान में जो संशोधन करना चाहते हो, आप संविधान में वो संशोधन करो, परंतु इससे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, वह संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप समानता के अधिकार को नहीं हटा सकते। आप ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जिससे कि संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित होता है। और संविधान का मूलभूत ढांचा क्या होगा, यह समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित किया जाता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय परिभाषित करता रहता है अपने फैसलों में कि भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है। तो मैंने आपको बताया कि संविधान का जो संशोधन है वो भाग 20 में दिया गया है, और संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हमने जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता, बाकी आप जहां संशोधन करना चाहते हैं आप संशोधन कर सकते हैं। और संविधान के मूलभूत ढांचे की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय लगातार अपने फैसलों में जो है वो देता रहता है। अब हम बात करेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान संशोधन की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो इसकी प्रक्रिया जो दी गई है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। वो अनुच्छेद जो है 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और क्या बताया गया है? बताया यह गया है कि संविधान में जो भी संशोधन होगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा। अर्थात संविधान में अगर संशोधन करना है तो इस संशोधन करने का अधिकार जो होगा वो संसद को होगा, राज्य के विधानमंडल को नहीं होगा। अर्थात संविधान में जो भी संशोधन होगा, इस संशोधन को करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। राज्य के विधानमंडल के द्वारा संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो जो संशोधन किया जाएगा संविधान में वो कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद। तो संसद के द्वारा होगा। पहली बात तो यह कि संविधान में जो भी संशोधन होगा वो किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा होगा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि क्या संविधान में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है? तो संविधान में संशोधन करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है। देखिए, जैसे कि धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक को जब हम संसद में पेश करते हैं
अर्थात जब हम लोकसभा में पेश करते हैं तो उससे पहले हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। मतलब धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति अर्थात पहले अनुमति लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ही आप उसे लोकसभा में पेश कर सकते हो। परंतु संविधान में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन कौन करेगा? तो संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाएगा और संविधान में संशोधन करने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब साहब होगा कैसे? होगा ऐसे कि आपको पहले क्या लाना पड़ेगा? संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक कौन लेके आएगा? तो साहब संसद के सदस्य लेके आएंगे। लेके कौन आएगा? संसद का सदस्य। संसद का जो कोई भी सदस्य होगा उसके द्वारा जो है साहब क्या लेके आया जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक लेके आया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के सदस्य के द्वारा। लेके कहां पर आएगा? संसद में लेके आएगा। संसद के किस सदन में लाएगा? तो साहब संसद के किसी भी सदन में ला सकता है। चाहे वो लोकसभा में लाना चाहता है तो वो लोकसभा में ला सकता है और यदि मेरे प्यारे बच्चों वो राज्यसभा में लाना चाहता है तो वो राज्यसभा में ला सकता है। ऐसी कोई कानूनी बाध्यता या संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि पहले उसे लोकसभा में ही लाना पड़ेगा या पहले उसे राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा। जैसे कि धन विधेयक होता है तो धन विधेयक को अनुच्छेद 109 के तहत पहले लोकसभा में ही लाना होगा, परंतु संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक को आप संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। अगर आप पहले लोकसभा में करना चाहते हैं तो आप लोकसभा में कर सकते हैं और यदि आप राज्यसभा में पेश करना चाहते हैं तो आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। अर्थात जिस भी सदन में आप उसको पेश करना चाहते हैं आप उस सदन में जो है इसे पेश कर सकते हैं। परंतु अगर आप लोकसभा से करेंगे तब भी यहां से 2/3 बहुमत से यह पारित होगा। 2/3 बहुमत से पारित होगा। और यदि आप राज्यसभा से पेश करेंगे तब भी साहब ये जो होगा 2/3 बहुमत से पारित होगा। 2/3 बहुमत मतलब होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत। तो हम कह सकते हैं उसे अगर हमने लोकसभा में पेश किया है तो लोकसभा से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और यदि राज्यसभा में पेश किया है तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि वो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाएगा तो उसके बाद जो है साहब वो कहां पर जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। कहां पर जाएगा साहब? राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा साहब? राष्ट्रपति के पास जाएगा। परंतु यदि वो 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया तो साहब आपका विधेयक जो है वहीं पे गिर जाएगा और क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर आपने लोकसभा में पेश करा है तो 2/3 बहुमत से पारित होगा और इसके बाद कहां पर जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से भी जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसके बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और यदि आपने राज्यसभा में पेश किया है तो कहां पर जाएगा? लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित होगा और जब लोकसभा से 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसके बाद जो है साहब वो कहां चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा के पास बराबर शक्तियां होती हैं। यहां पर दोनों बराबर स्थिति में है क्योंकि दोनों ही सदनों से 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित होना क्या है? आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया कि साहब संविधान संशोधन विधेयक जो है लाना पड़ेगा। अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं लेके कौन आएगा? संसद का सदस्य लाएगा।
लेके कहां पर आएंगे? संसद में लेके आएंगे। संसद के किस सदन में पेश करेंगे? तो जिस भी सदन में आप चाहते हैं उस सदन में पेश कर सकते हैं। अगर लोकसभा में चाहते हैं तो लोकसभा में कर दें, और अगर राज्यसभा में चाहते हैं तो राज्यसभा में कर दें, परंतु दोनों ही सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। 2/3 बहुमत का मतलब होता है विशेष बहुमत, अर्थात सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत। और जब दोनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो सब कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो मैं आपको बता दूं, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1971 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। यह जो है मेरे प्यारे बच्चों, अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति देने के लिए क्या है? बाध्य है। अनुमति देने के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाध्य है। और जैसे ही राष्ट्रपति अनुमति दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, यह जो विधेयक था वो क्या बन जाएगा? संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद जो संविधान संशोधन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आए तो वह उसे अनुमति देगा ही, वो बाध्यकारी है, और इस संशोधन के द्वारा उसे बाध्यकारी बना दिया गया। जैसे ही वो अनुमति दे देगा तो साहब जो अभी तक विधेयक था वो अधिनियम बन जाएगा, अर्थात संविधान में उसका कानून की तरह समावेश कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति जैसे साधारण विधेयक होता है उसे अपने पास रख लेता है, या अनुमति देने से मना भी कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु संविधान संशोधन विधेयक को ना तो वो अपने पास रख सकता है, ना पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और ना अनुमति देने से मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। दूसरी बात, लोकसभा तथा राज्यसभा में यदि संविधान संशोधन को लेकर कोई गतिरोध हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि साधारण विधेयक होता है, तो साधारण विधेयक में क्या होता है कि यदि लोकसभा व राज्यसभा में आपसी गतिरोध हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, परंतु संविधान संशोधन के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता। बस एक बात और समझ लेनी है कि यदि आप संविधान में कोई ऐसा संशोधन कर रहे हैं जिससे कि राज्य की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, या जिससे संघ की संरचना पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई जो है संशोधन कर रहे हैं, और हम अच्छे से जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो अगर आप राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में संशोधन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में संशोधन करना चाह रहे हैं, या आप ऐसा कोई संशोधन कर रहे हैं जिससे कि राज्य की शक्तियों पर जो है प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराने के बाद, दोनों सदनों से पारित कराने के बाद कम से कम आधे राज्यों, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं, आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से
आपको प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। और जब आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो फिर उसके बाद कहां पर आएगा, वो राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति उस पर भी अपनी अनुमति देने के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बाध्यकारी है। तो आप आराम से एक बार समझेंगे संविधान की संशोधन प्रक्रिया। मैंने आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है और संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल किसको है मेरे प्यारे बच्चों, संसद को है, राज्य के विधानमंडल को नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया कि संविधान में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। लेके कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, संसद का सदस्य लाएगा, विधानमंडल के सदस्य इसे नहीं ला सकते। लाएंगे कहां पर, तो इसे संसद में लेके आएंगे। संसद के किस सदन में लाएंगे, तो जिस भी सदन में लाना चाहते हैं उस सदन में ला सकते हैं। लोकसभा में लाना चाहते हैं तो लोकसभा में ला सकते हैं और राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो राज्यसभा में ला सकते हैं। परंतु दोनों ही सदनों से अलग अलग हमें 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। दोनों ही सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। और जब संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, अर्थात विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, तभी राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ऐसा जो किया गया है वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है कि जब भी राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो वह इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। वह ना तो अनुमति देने से मना कर सकता है, ना ही अपने पास रख सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। वह इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। जैसे ही वो अनुमति दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, ये संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। जैसे ही वह अनुमति दे देगा यह संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। दूसरी बात, अगर लोकसभा व राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई गतिरोध हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत केवल साधारण विधेयक के लिए होता है, वह संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होता है। एक बात मैंने आपको और बताई कि अगर संविधान में आप कोई ऐसा संशोधन कर रहे हैं जिससे कि राज्य की शक्तियां प्रभावित होंगी, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो अगर आप संविधान में कोई ऐसा संशोधन कर रहे हैं जिससे कि राज्य की शक्तियां प्रभावित होंगी, तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराने के बाद आपको कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से जो है साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कराना पड़ेगा। अगर राज्य की शक्तियां प्रभावित हो रही हैं, यदि संघ की संरचना प्रभावित हो रही है, तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। और जब कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं साधारण बहुमत से पारित कर देंगी तो साहब फिर वो राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति इस बार भी उस पर अपनी अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। तो इस प्रकार से जो है आपके संविधान में क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख संशोधन। अब अपन पढ़ेंगे बेटा संविधान के प्रमुख संशोधन। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है, संविधान के प्रमुख संशोधन, संविधान के प्रमुख संशोधन, इन सब के बारे में जो है अपन यहां पर चर्चा करेंगे। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के प्रमुख संशोधन। तो पहली बात समझेंगे, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। तो पहली बात तो यह कि मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो कब हुआ? तो पहली बात है कि ये जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था ये 1951 में हुआ। कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1951 में हुआ। आपसे पूछ लेगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो कब हुआ? 1951 में हुआ। और इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को
जोड़ा गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो समझ लेना प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो जब भी आपसे पूछे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ वो 1951 में हुआ और इसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। एक और है आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। मेरे प्यारे बच्चों यदि हम इसकी बात करें तो हम ये जानते हैं कि यह जो संविधान संशोधन हुआ यह 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में हुआ। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय। और दूसरी बात जो है मेरे प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी व अतिरिक्त, कार्यकारी व अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो मैंने आपको बताया कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ वो 1956 में हुआ। अब हुआ क्या? हुआ ये कि संविधान में मूल रूप से यह प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी केवल एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ऐसा जो प्रावधान किया गया वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। जैसे देखिए 28 राज्य हैं तो इस हिसाब से तो 28 उच्च न्यायालय होने चाहिए थे, परंतु वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है उनकी संख्या 25 है। तो मूलतः संविधान में यह था कि एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और अब यदि आपको 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय करना था तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता। तो इसीलिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ऐसा जो प्रावधान किया गया है वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। एक और संशोधन है मेरे प्यारे बच्चों, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। और मेरे प्यारे बच्चों इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा किया गया कि साहब सिंधी भाषा को, जो सिंधी भाषा है उस सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और साहब ये हुआ कब? तो ये हुआ 1967 में। कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हुआ 1967 में। क्या हुआ ये? कब हुआ? 1967 में। तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और यह संशोधन हुआ कब था? 1967 में। अब एक और संशोधन की बात करेंगे। एक है साहब 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। मेरे प्यारे बच्चों यह अधिनियम कब किया गया?
यदि इस अधिनियम की हम बात करें तो यह अधिनियम जो किया गया वो 1975 में किया गया, और कई बार एग्जाम में पूछा है इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किसको? सिक्किम को। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया। इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी, तो इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ, तो साहब ये 1956 में हुआ, और इसके तहत प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1967 में हुआ, और इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो यह 1975 में हुआ, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब अपन पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। यह जो था बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। और जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसे जो है मेरे प्यारे बच्चों लघु संविधान कहा जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछे कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए गए। तो ध्यान से समझना कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और साहब इसके द्वारा प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अखंडता। तो समझ लेना कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। एक था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्ष, और एक क्या था? अखंडता। तो ये 3 नए शब्द जो प्रस्तावना में जोड़े गए, वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो जो मूल कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चों, इनको भी जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो मूल कर्तव्य हैं इनको भी जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा 4 क, और 4 क के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 51 के। और मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 51 के तहत जो 42वें संविधान संशोधन है, इसके द्वारा इसमें जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। परंतु यह बात अलग है कि वर्तमान में इसमें जो है इनकी संख्या कितनी है? 11 है। परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो मैंने आपको बताया कि साहब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, और 4 क के अंतर्गत जो है एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए। परंतु वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इसी संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व,
तो नीति निर्देशक तत्व में 3 आर्टिकल जोड़े गए। कितने आर्टिकल? 3 आर्टिकल। एक 39A जोड़ा गया, एक मेरे प्यारे बच्चों 43A जोड़ा गया, और एक जो है 48A जोड़ा गया। तो 3 नए अनुच्छेद जो हैं इसमें जोड़े गए आपके नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें बताया गया समान कानून व निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, एक ये अनुच्छेद जोड़ा गया इसके द्वारा। एक है उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, कर्मकारों का भाग लेना। और साहब एक और जोड़ा गया 48A, और 48A में क्या किया गया कि पर्यावरण सुरक्षा व वन्य जीव रक्षा, वन्य जीव रक्षा को जो है सम्मिलित किया गया। तो 3 नए अनुच्छेद 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जो है मेरे प्यारे बच्चों जोड़े गए। और क्या जोड़ा गया इसमें? और जोड़ा गया कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा के कार्यकाल को जो है 6 वर्ष से 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 6 वर्ष कर दिया गया। और इसी संशोधन के द्वारा जो विधानसभा का कार्यकाल था, जो राज्यों की विधानसभा होती है, विधानसभाओं का जो कार्यकाल होता है, वो विधानसभा का कार्यकाल भी जो है वो कितना कर दिया गया? विधानसभा का कार्यकाल भी मेरे बच्चों 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एक इसके द्वारा और प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? कि जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 74, जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 74, आर्टिकल अनुच्छेद 74 के द्वारा क्या कर दिया गया? इसमें संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। कि मंत्री परिषद की सलाह को, मंत्री परिषद की सलाह को, मंत्री परिषद की सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाध्यकारी है। यह जो प्रावधान किया गया, यह प्रावधान जो किया गया वो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया? तो यह प्रावधान भी मेरे प्यारे बच्चों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और क्या प्रावधान किया गया? और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और प्रावधान किया गया। वह प्रावधान यह किया गया कि जो अनुच्छेद 352, जो अनुच्छेद हमारा 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, इस अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे भारत में भी कर सकते हैं। आप किसी राज्य में करना चाहते हैं तो किसी राज्य में कर सकते हैं, या भारत के किसी भूभाग में करना चाहते हैं तो किसी भूभाग में भी कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले यह प्रावधान था कि राष्ट्रीय आपातकाल की यदि उद्घोषणा होती थी तो वह पूरे भारत में हो जाती थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अब राष्ट्रीय आपातकाल आप पूरे भारत में लगाना चाहते हैं तो पूरे भारत में लगा दें, किसी राज्य में लगाना चाहते हैं तो किसी राज्य में लगा दें, राज्य के किसी भाग में लगाना चाहते हैं तो राज्य के किसी भाग में भी आप लगा सकते हैं। ऐसा जो संशोधन किया गया है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और क्या जोड़ा गया इसके द्वारा? और की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों,
तो जो समवर्ती सूची में इसके द्वारा क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी समवर्ती सूची है उस समवर्ती सूची में कुछ नए विषय जोड़ दिए गए, जैसे कि शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जैसे वन को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जैसे वन्य जीव इनको भी समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जैसे कि माप तोल मेरे प्यारे इनको भी जो है समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत विशाल संविधान संशोधन था और इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे कि साहब जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1976 में हुआ। और जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत अधिक बदलाव किए गए। 42वें संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्ष और एक क्या था, अखंडता। और 42वें संशोधन के द्वारा ही संविधान में मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल जो ड्यूटी है उनको सम्मिलित किया गया। एक नया भाग जोड़ा 4 के और 4 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा 51 के और इसके द्वारा इसमें जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11 है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। और इसी संशोधन के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 नए आर्टिकल जोड़े गए, 39A, 43A और 48A। और इसी संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया और विधानसभा का कार्यकाल भी 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया और यह प्रावधान कर दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बाध्यकारी है। और 42वें संशोधन के द्वारा ही समवर्ती सूची में कुछ नए विषय जोड़े गए, जैसे कि शिक्षा, जैसे कि वन, जैसे कि वन्य जीव, जैसे कि आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माप तोल। और इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में भी संशोधन किया गया। और अनुच्छेद 352 में क्या संशोधन किया गया, अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया कि अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आप पूरे भारत में करना चाहते हैं तो आप पूरे भारत में कर सकते हैं। आप भारत के किसी राज्य में लागू करना चाहते हैं तो किसी राज्य में लागू कर सकते हैं। यदि इसके किसी भूभाग में लागू करना चाहते हैं तो आप इसके किसी भूभाग में भी लागू कर सकते हैं। तो ऐसे जो संशोधन किए गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किए गए हैं। अब चर्चा करेंगे आगे की ओर अपन। अब है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। जब भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तब यह संशोधन किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा क्या किया गया कि जो लोकसभा का कार्यकाल था, जो लोकसभा का कार्यकाल था, जो लोकसभा का कार्यकाल था, वो लोकसभा का कार्यकाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा का जो कार्यकाल था मेरे प्यारे बच्चों, वो 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से पुनः कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। और इसी संशोधन के द्वारा जो विधानसभा का कार्यकाल था, जो विधानसभा का कार्यकाल था, जो विधानसभा का कार्यकाल था मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी जो है 6 वर्ष से कितना कर दिया गया, उसको भी 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें के द्वारा 5 से 6 किया गया था, परंतु 44वें के द्वारा 6 से कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरी बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, वो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। मूल अधिकारों
की श्रेणी से हटा दिया गया, श्रेणी से हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, अनुच्छेद जो है वो 31 के अंतर्गत था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है अनुच्छेद 300 कै में कर दिया गया। अनुच्छेद 300 कै में कर दिया गया। अनुच्छेद जो है 300 कै के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300 कै के तहत संविधान के भाग किस में है, ये 12 में है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से जो हटाया गया है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया है। और क्या किया गया, इसके द्वारा प्रावधान किया गया मेरे प्यारे बच्चों, जो अनुच्छेद 352 में, जो अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति था, क्या था, आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति था, इसको जो है क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगेगा, अब भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा। तो 44वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक और नया शब्द जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या था, सशस्त्र विद्रोह। और इसी संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर लगेगा, वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर लगेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर लगेगा, लिखित सिफारिश के आधार पर लगेगा। अब यह प्रावधान कर दिया गया कि केवल प्रधानमंत्री के कहने से राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगाएगा और ना मौखिक सिफारिश से लगाएगा, अब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह जो प्रावधान किया गया मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रावधान जो किया गया वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए कि लोकसभा का कार्यकाल, जो लोकसभा है इसका कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया गया, जो विधानसभा है इसका कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। और इसी संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसी के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और इसी संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अब केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही करेगा, अन्यथा वह नहीं करेगा। ऐसा जो प्रावधान किए गए वो सब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए। कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन है, एक है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। मेरे प्यारे बच्चों, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है इससे आपको 2-3 बात समझनी है। पहली बात तो यह है मेरे बच्चों, इसके द्वारा क्या किया गया, एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून को सम्मिलित किया गया, दल बदल कानून को सम्मिलित किया गया। जो दल बदल कानून है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सम्मिलित किया गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 52वां संविधान संशोधन हुआ ये 1985 में हुआ। कब हुआ, 1985 में हुआ। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। एक और संशोधन है, एक संशोधन है मेरे प्यारे बच्चों 56वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम।
जो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये कब हुआ? पहली बात तो ये 1987 में हुआ। कब हुआ? 1987 में हुआ। और इस अधिनियम के तहत मेरे प्यारे बच्चों गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो जब भी पूछे आपको कि गोवा को राज्य का दर्जा कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया, तो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को जो है मेरे प्यारे बच्चों राज्य का दर्जा दिया गया। एक और महत्वपूर्ण संशोधन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें, तो पहली बात है कि 1989 में हुआ। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि जो मतदाता की आयु संविधान में, जो मतदाता की आयु थी, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में किया गया और इसके द्वारा जो मतदाता की आयु मूल संविधान में 21 वर्ष होती थी, उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह संशोधन जो है वो किसके द्वारा किया गया? संसद के द्वारा किया गया। एक और संशोधन है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम। और मेरे प्यारे बच्चों, जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यदि हम इसकी चर्चा करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि यह जो हुआ वो कब हुआ? 1991 में हुआ। और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली था, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। और साहब, इसी संशोधन के द्वारा दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई। 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई। 70 सदस्यीय जो है विधानसभा बनाई गई। किसमें? दिल्ली में। कौन से संशोधन के द्वारा? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण संशोधन है मेरे प्यारे बच्चों, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। और जो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम है, आपसे पूछें कि साहब ये कब हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संशोधन हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992 में। और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि जो दिल्ली की विधानसभा है, दिल्ली बा पुदुचेरी, दिल्ली बा पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को, की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 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 बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। तो जब भी आपसे पूछे कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम जो किया गया वो 1992 में किया गया। इसके द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। ऐसा जो संशोधन किया गया वो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया।
अगर अपन और बात करें तो एक है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए महत्वपूर्ण संशोधन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, इनसे आपके एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, अब सवाल ये उठता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कब हुआ? तो यह संशोधन जो हुआ 1992 में हुआ। और इसके द्वारा क्या किया गया? इस संशोधन के द्वारा किया गया कि जो नेपाली है, जो मणिपुरी है, जो कोंकणी है, भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 1992 में हुआ। और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया। एक और महत्वपूर्ण संशोधन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं 20-22 आपको कराऊंगा बस, और आपको एकदम जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको जो है करा हुआ ही मिलेगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अगर हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि यह कब हुआ। हमें अच्छे से पता है कि यह संशोधन जो हुआ वो 1992 में हुआ। और इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा क्या जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज को सम्मिलित किया गया। जो पंचायती राज है मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज को सम्मिलित किया गया। तो 73वां संशोधन 1992 में हुआ। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज को सम्मिलित किया गया। अब एक और महत्वपूर्ण संशोधन है 74वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। और मेरे प्यारे बच्चों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ वो कब हुआ? तो हम जानते हैं यह अधिनियम 1992 में हुआ। यह अधिनियम भी कब हुआ? 1992 में हुआ। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा एक और अनुसूची जोड़ी गई। एक और अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं। क्या जोड़ी गई? 12वीं। और इस अनुसूची में जो है नगर पालिका को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? नगर पालिका को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चों? नगर पालिका को जोड़ा गया। तो 71वें के द्वारा हमने क्या किया? 71वें के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 73वें के द्वारा हमने क्या किया? पंचायती राज को सम्मिलित किया। और 74वें के द्वारा हमने क्या किया? नगर पालिका को जो है मेरे प्यारे बच्चों सम्मिलित किया। अब एक और संशोधन है, एक और संशोधन है 86वां संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। 86वां संविधान संशोधन। और ये वो संशोधन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। और मेरे बच्चों ये संशोधन जो हुआ है वो कब हुआ है? तो ये 2002 में हुआ। कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं भाग 3 में, जो हमारे मूल अधिकार हैं भाग 3 में, उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 21 के। और अनुच्छेद 21 के में क्या बताया गया? अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से
14 वर्ष की आयु के बच्चों को, वर्ष के आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध की जाएगी। इन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 21 कै के तहत किया गया। और 21 कै को कौन से संशोधन से जोड़ा? तो 86वें संशोधन से जोड़ा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य भी जो है इसी संशोधन के द्वारा जो है संविधान में सम्मिलित किया गया कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ऐसा जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और बात करेंगे अपन अब। एक और संशोधन है मेरे प्यारे बच्चों, 91वां संविधान संशोधन। संशोधन अधिनियम 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था, पहली बात तो ये 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। और 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा किया गया कि जो भाई मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री सहित, मतलब मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। यह जो प्रावधान किया गया मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके 91 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। और इसी में ही यह भी बताया गया कि राज्य में जो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या होगी सीएम सहित, सीएम सहित, वह भी जो है विधानसभा की, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, से अधिक नहीं होगी, नहीं होगी। यह जो प्रावधान जोड़ा गया है यह 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा है मेरे बच्चों कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और इसी के तहत राज्यों के लिए भी प्रावधान किया गया है कि राज्यों के अंदर भी मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कुल विधानसभा के, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह जो प्रावधान किया गया है वो 91 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। एक और महत्वपूर्ण संशोधन है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम,
92वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है ये, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार पढ़ लोगे टेंशन समाप्त हो जाएगी। यह जो हुआ यह भी 2003 में हुआ, और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, इसके द्वारा क्या किया गया, जो आपकी 8वीं अनुसूची है मेरे प्यारे बच्चों, इस 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। किस किस को? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, इन भाषाओं को जो जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चों, वो 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है आपके संविधान में सम्मिलित किया गया है। हम बात करेंगे और अब एक है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चों, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बात तो यह अधिनियम जो हुआ वो 2015 में हुआ। तो जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है वो कब हुआ है? 2015 में हुआ है। तो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा क्या किया गया कि साहब जो भारत व बांग्लादेश के बीच, भारत व बांग्लादेश के बीच जो 1974 में भू समझौता हुआ था, जो भू समझौता हुआ था, उस भू समझौते का अनुमोदन हुआ। क्या हुआ? भू समझौते का अनुमोदन हुआ। और इसके द्वारा क्या किया गया कि भारत के अधीन जो बांग्लादेश की 17,000 एकड़ भूमि थी वो हमने बांग्लादेश को दे दी, और बांग्लादेश की 7100 के आसपास जो एकड़ भूमि थी वो हमें जो है बांग्लादेश ने हमको दे दी। तो मैंने आपको बताया कि 100वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ 2015 में हुआ, और इस संशोधन के द्वारा जो है भारत व बांग्लादेश के बीच जो 1974 में भू समझौता हुआ था उसका अनुमोदन हुआ। इसके तहत हमने 17,000 एकड़ भूमि बांग्लादेश को दे दी और बांग्लादेश ने 7100 एकड़ भूमि हमको दे दी। इस प्रकार से दोनों के बीच जो भू समझौता हुआ था वो कंप्लीट हो गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। अब एक और संशोधन है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2016। मेरे प्यारे बच्चों, यह अधिनियम जो है वो जीएसटी से संबंधित है, अर्थात इस अधिनियम के तहत जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो जब भी आपसे पूछा जाए इसका संबंध किससे है तो किससे है? जीएसटी से है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं जो सेवा कर है, जीएसटी है, उसको जो लागू किया गया था वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा किया गया था। अब कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन है। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। पहली बात तो मेरे बच्चों यह है कि यह जो संशोधन हुआ वो 2018 में, और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मेरे प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा
दिया गया और संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसका मतलब यह है कि उसको जो है भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत सम्मिलित किया गया होगा। तो इसके तहत एक नया आर्टिकल बनाया गया, अनुच्छेद 342 ए, और अनुच्छेद 342 ए के तहत जो है क्या किया गया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो 2018 में हुआ, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 342 ए के तहत इसके संबंध में प्रावधान किए गए। अब यह कैसा आयोग है? यह एक संवैधानिक आयोग है। एक और महत्वपूर्ण संशोधन है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम। तो पहली बात तो मेरे बच्चों ये है कि यह जो किया गया 2019 में किया गया, और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, 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 उनको सरकारी नौकरी, उनको सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में, और शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया। 10% का जो है मेरे प्यारे बच्चों आरक्षण जो है दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या किया गया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण जो है मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इससे समझेंगे अपन, तो अपन जानते हैं कि यह जो हुआ है मेरे प्यारे बच्चों वो 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया है कि जो आपकी लोकसभा होती है, उस लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति, एंग्लो इंडियन समुदाय के जो व्यक्ति होते थे, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, राष्ट्रपति क्या करता था? जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते थे? जो मनोनीत होते थे। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। जो राज्यों की विधानसभा होती थी, जो राज्यों की विधानसभा होती थी, उन विधानसभा में क्या होता था कि राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के, एंग्लो इंडियन समुदाय के किसके बेटा? एंग्लो इंडियन समुदाय के जो एक व्यक्ति मनोनीत होता था, जो एक व्यक्ति मनोनीत होता था, उसको जो है क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी एंग्लो इंडियन ना तो लोकसभा में नॉमिनेट होता है और ना ही वो विधानसभा में नॉमिनेट होता है। पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति नॉमिनेट होते थे, परंतु अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं होते। इसी कारण से हमने ये देखा कि जो पहले लोकसभा होती थी हमारी, उस लोकसभा में पहले कितने होते थे? 545 सदस्य होते थे, इसलिए अब कितने रह गए? 543।
जो पहले अधिकतम 552 हुआ करते थे, अब वो कितने रह गए? 550, क्योंकि जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन, अब उस प्रावधान को जो है क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ और इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते थे, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। को जो समाप्त कर दिया गया है। अब पढ़ेंगे अपन लास्ट संविधान संशोधन अधिनियम 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 105वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर हम 105वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो पहली बात तो मेरे बच्चों ये है, ये 2021 में हुआ। कब हुआ? 2021 में हुआ। इसके तहत क्या है कि जो राज्य हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक व शैक्षिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने की अनुमति, अपनी सूची बनाने की अनुमति जो दी गई है, वो जिस संशोधन के द्वारा दी गई है वो कौन सा है? 105वां संविधान संशोधन। तो मैंने आपको संविधान के प्रमुख संशोधन बता दिए। यहां से आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और ध्यान रखना है तो 105, पर मैंने आपको केवल 22 या 25-30 बचाएं। लगभग कितने होंगे? 25 से 26 के आसपास होंगे। अगर आप ये संशोधन अच्छे से पढ़ लें तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त होती है। मैंने आपको बता दिया कि कल सुबह 8 बजे अपन की क्लास लाइव होगी। अभी तक जो क्लास 10 बजे होती थी, अब ये क्लास कब होगी? ये क्लास आपकी अब सुबह 8 बजे हुआ करेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।